हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोस स्टडी और मैं हूं अमन सिंह। तो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। और अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट की तरफ। एक लक्ष्य को अपना डिज़ायर बनाओ और फिर उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग काफ़ी मतलब बहुत से डिज़ायर बना लेते हैं, बहुत से एम बना लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और फिर उसमें उलझ जाते हैं। तो मेरा मानना यही है, आप चाहे छोटा सा डिज़ायर बनाइए, छोटा सा एम बनाइए, चाहे कोई सा भी बनाइए जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो। क्योंकि अगर इंसान अपना 100% दे सकता है तभी उसमें आगे जाएगा। तो एक छोटा सा डिज़ायर बनाइए और उसमें जी जान लगा दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चाहे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है, निराशा भी होगी कि नहीं हो रहा, लेकिन आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष जस्ट अ सेकेंड, प्रतिवर्ष अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मतलब 23 सितंबर है, 21 सितंबर है, 20 सितंबर है या फिर 24 सितंबर है? तो राइट आंसर है आपका 21 सितंबर। अल्जाइमर डे की बात करें तो अल्जाइमर जो कि रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यह याददाश्त कमज़ोर होने की, भूलने की बीमारी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अल्जाइमर क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है और ये हमारे भुलाने के काम करता है कि माइंड को चीज़ों में भुला देता है। कि हमने अभी कोई काम किया हो तो उसको हम भूल जाते हैं। उसमें वो कौन सी बीमारी कहलाती है? तो अल्जाइमर कहलाती है। अल्जाइमर रोग सबसे आम प्रकार का एक डिमेंशिया है दोस्तों, जो कि मस्तिष्क के यथोचित रूप से काम न कर पाने की स्थिति में होने की वाली परिस्थितियों के लिए समग्रता में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, ठीक है। अल्जाइमर याददाश्त, सोचने और व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा करता है। प्रारंभ में यह लक्षण बहुत ही कम होते थे, लेकिन जैसे जैसे रोग मस्तिष्क को अधिक नुकसान पहुंचाता है, लक्षण बिगड़ते जाते हैं दोस्तों। और यह भी लगभग 50 से 55 या फिर 60 की उम्र दराज के व्यक्ति के बीच में ज़्यादा देखा गया है। ये हमारे खान पान को भी असर करता है। जैसा अभी आज के लोग अभी हम खान पान कर रहे हैं, जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी जो सब्जियां होती हैं उनमें भी मतलब कि कोई इंजेक्शन वगैरह लगा करके उसको यूज़ कर लेते हैं, और उसमें भी उनकी मतलब स्थिति बिगड़ चुकी है। तो उसकी वजह से भी हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखिए, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अब बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की बात कर लेते हैं। जैसे ईईजी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, यानी मस्तिष्क के क्रियाकलापों को रिकॉर्ड करने के लिए एक विद्युतक्रिय विधि है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ईईजी क्या करता है? तो माइंड को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय कंट्रोल करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह खोपड़ी के ऊपर यानी कि सिर के ऊपर इलेक्ट्रोड स्थापित करके शरीर में बिना घुसाए हुए ईसीजी किया जाता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर कुछ एक सिस्टम लगा लेते हैं अपने सिर पर, जिससे कि क्या होता है, इसके बारे में, माइंड के बारे में ये पता करता है। कुछ अदर की बात कर लेते हैं, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे शाही रोग क्या होता है? तो ये हीमोफीलिया। हम क्वेश्चन में आता है कि हीमोफीलिया क्या है, तो एक ही शाही रोग है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा, अफगानिस्तान करेगा, बांग्लादेश करेगा या फिर इंडिया करेगा? तो राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी इंडिया की अध्यक्षता 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलालमपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, और 26 देश इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, जैसे कि तो इंडिया के बारे में बात करते हैं। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी वनडे एग्जाम के लिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मतलब अध्यक्षता इंडिया करेगा। कहाँ पर होगी? उड़ीसा में होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SCU 2023 की अध्यक्षता इंडिया करेगा। और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 की भी इंडिया ने की थी। और ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में इंडिया ने की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देश की सबसे लंबी दूरी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच में शुरू की गई है? तो इलाहाबाद से हल्दिया की गई है, या फिर वाराणसी से नैनी की गई है, वाराणसी से बोगीबिल की गई है, या फिर हरिद्वार से कानपुर की गई है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी वाराणसी से बोगीबिल तक। ये 400 मीटर लंबी दूरी की होगी, जो कि यूपी और असम को जोड़ेगी। इसमें 2 नदियों का यूज किया जा रहा है, यानी ब्रह्मपुत्र का और गंगा नदी, इसमें 2 नदियाँ हैं। और इसमें ये 2 वाटरवे को जोड़ेगी, यानी कि नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 के बीच में ये चलेगी, ठीक है। असम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सीएम हमारे हेमंत बिस्वा सोरेन हैं और गवर्नर हमारे जगदीश मुखी हैं। देखिए, वाराणसी से शुरू होगी देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा, पहली क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। बात करते हैं, पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो मुंबई में शुरू की गई थी। और पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है? तो कोलकाता से हुगली नदी पर इसको चलाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की बात कर लेते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, ठीक है। और इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग पहला है, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन की बात है, स्केल ऐप का संबंध किससे है? नमक उद्योग से है, कोयला उद्योग से है, चमड़ा उद्योग से है, या सीमेंट उद्योग से है?
तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चमड़ा उद्योग से है। ठीक है, स्केल यानी कि स्क्रिप्ट सर्टिफिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ लेदर एम्प्लॉय। तो जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत की है और चेन्नई में चर्म क्षेत्र में कौशल विकास के लिए चमड़ा कर्मचारियों के लिए कौशल प्रमाणन मूल्यांकन यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय ऐप का विमोचन किया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मतलब चमड़े में अपना कौशल रखते हैं, अपनी योग्यता रखते हैं, स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें स्किल को बढ़ाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसके लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान स्टार्ट स्किल ऐप फॉर स्किल डेवलपमेंट इन लेदर इंडस्ट्री। तो इन लेदर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसका विमोचन किया गया है। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, आयु ऐप की बात कर लेते हैं। जैसे तो बसवराज मुंबई जो कि कर्नाटक के अभी सीएम है, बसवराज मुंबई ने इसको लॉन्च किया, जो कि योग, ध्यान और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को बताएगा। जन निगरानी ऐप की बात कर लेते हैं। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है दोस्तों, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, रोकने के लिए। वैसे तो भ्रष्टाचार कम होगा नहीं, और वैसे सरकार कोशिश तो कर सकती है। ठीक है, किसान ऐप की बात करें तो आईआईटी रुड़की से, मतलब रुड़की ने इसको लॉन्च किया है किसान की हेल्प करने के लिए। जो भी किसान मिट्टी से, बीज से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो उस पर आप इस पर देख सकते हैं, प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता? तो गैब्रिएला डब्रोवास्की हैं, नतेला जालामिंजे हैं, या फिर लिंडा फोहटोवा हैं, या मग्दी लेनेट, या डिलीट हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका लिंडा फोहटोवा। लिंडा फोहटोवा जो कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन चेन्नई में आयोजित कराई गई थी, जिसमें विजेता हमारी लिंडा रही थी, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। आपसे पूछ लेगा कि लिंडा किस मतलब देश से बिलोंग करती हैं, तो किससे करती हैं? चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे स्विस ओपन टूर्नामेंट, ये सारे 2022 में हुए टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो PV सिंधु ने जीता है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट लक्ष्य सेन ने जीता है। उबेर कप की बात करें तो साउथ कोरिया ने इसको जीत लिया है। और थॉमस कप यानी इंडिया विजेता रहा है इसमें, इंडोनेशिया को हरा करके। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश ने जीती है इसमें। और संतोष ट्रॉफी जहाँ पहला लग जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों 90 to 100%। ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि रणजी ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। आपको ऑप्शन दे देगा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये 75वां एडिशन था दोस्तों। केरल इसमें विजेता रहा है, पश्चिम बंगाल को इसने हराया था। ठीक है, विजेता रहा पश्चिम बंगाल। अंडर 19 क्रिकेटर विश्व कप की बात करें तो इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर ये विश्व कप जीत ली है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? तो वीरधवल खाड़े हैं, आरती शाह हैं, या फिर एलिस हजारिका हैं, संदीप सेजवाल हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों एलिस हजारिका, यानी कि एल्विस हजारिका, जो कि ऑप्शन डी सही है आपका। एल्विस हजारिका का संबंध असम से है। अभी मैंने असम के बारे में बताया था आपको, जो पूर्वोत्तर भारत के नंबर 1 तैराक बन गए हैं। उत्तरी चैनल जो कि स्कॉटलैंड में 21 किलोमीटर की दूरी को इन्होंने तय किया है दोस्तों। समथिंग 14 घंटे कुछ मिनट लगे थे इसमें। तो इसमें इन्होंने भारत के लंबी दूरी के तैराक हैं, असम से बिलोंग करते हैं, एल्विस अली शाह हजारिका। और पश्चिम बंगाल की रिमो शाह इतिहास यानी रिमो शाह ने, यानी इनकी एक रिले टीम थी यूरोप के नॉर्थ चैनल को पार करने वाली, देश की और एशिया की पहली रिले टीम थी। किनकी? रिमो शाह और हमारे हजारिका जी की। इनकी 2 लोगों की टीम थी, एक रिले टीम थी। इसने एक इतिहास रख दिया कि भारत की और एशिया की सबसे पहली टीम जो कि नॉर्थ चैनल को पार किया। 21 किलोमीटर की दूरी थी दोस्तों। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड के पूर्व में और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में एक जलडमरू मध्य है। अभी आपसे करंट का यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी चैनल यानी कि जलडमरू मध्य किस किस देश के बीच में है, क्या कहाँ पर पाया जाता है? यूरोप में, या फिर अफ्रीका में, एशिया में? तो राइट आंसर कहाँ होगा आपका? यूरोप में। ठीक है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, और ये हमारा आयरलैंड हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारी दूरी दोस्तों 21 किलोमीटर की दूरी रही, इसको पार किया हमारे हजारिका जी ने, और 21 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड, ठीक है, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर ये इन तीनों को मिलकर बनता है हमारा क्या? ब्रिटेन बनता है। और अगर हम इसको मिला लें आयरलैंड को, तो ये हमारा यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। यूनाइटेड किंगडम कोई एक देश नहीं है, इन 4 आयरलैंड को मिलाकर ही बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपके पास कौन सा होगा? ऑप्शन दिए हैं आपके, मुंबई दिया है, चेन्नई दिया है, लखनऊ दिया है, इंदौर दिया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई, यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। फिनटेक जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वित्त और
टेक्नोलॉजी के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है, यानी कि NPCI के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसकी थीम रखी गई है दोस्तों, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड। क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड थीम के बारे में पूछ लेता है, तो इसको भी आप मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको लाइक कर करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।